नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्विज वाला ग्रुप है, आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं। आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है, निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। यहाँ पर ढेर सारे प्रश्न डेली बेसिस पे दिए जाते हैं, हर सब्जेक्ट के, हर सेगमेंट के। तो एक बेहतर अभ्यास और एक कंप्लीट तैयारी आपकी यहाँ से हो सकती है। ठीक है, अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ नंबर दे रखे हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और पहले क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं, पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ पे है, कौन से आर्टिकल में है, ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल बताइए इसमें से कौन सा होगा। यहाँ जो विकल्प है उन्हें भी देख लीजिए, देखिए। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, 51A। इसमें जो है ये मूल अधिकारों को शामिल किया गया है, जो कि माफ कीजिए मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है जो कि नागरिकों के लिए दिए गए हैं। अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ दूसरा प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित नहीं है, जो चीज़ सम्मिलित नहीं है वो आपको इसमें चुननी है। तो पहला है मद्य निषेध, यहाँ आप देख रहे हैं मद्य निषेध। इसके अलावा काम का अधिकार, राइट टू वर्क, सूचना का अधिकार है और समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, ये वाला अधिकार है। तो बताइए कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। सूचना का अधिकार इसमें नहीं है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें सूचना का अधिकार। प्रश्न संख्या 3 को देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है उससे जुड़ा हुआ कौन सा अनुच्छेद है। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 51 दे रखा है, 55 है, 360 है और 312 है, मतलब 312। अब इसमें आप देखकर बताइए फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ कौन सा है। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा, 51 हो जाएगा। और इसीलिए हम ए वाले विकल्प को चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखें, विश्व जनसंख्या दिवस। ये तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए किस दिन मनाया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है, अवेयरनेस के लिए किया जाता है। तो इसमें 11 जुलाई की तारीख है, 8 मई है, 5 जून है और 15 अक्टूबर है। आसान सवाल है, इसको सही करिए। देखिए इसका ए वाला हो जाएगा, 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, दक्षेश, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू में है कि इस्लामाबाद में है कि नई दिल्ली में ही है या फिर बीजिंग में है, जगह बताइए। और सिंपल है, आप जानते हैं काठमांडू में है। काठमांडू यानी नेपाल की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ये कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट होती है और कहाँ पर होती है, कोलकाता में। तो बताइए यहाँ पर कुछ अधिनियम दे रखे हैं, जैसे कि चार्टर एक्ट, अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारे दिए गए हैं। तो ये 1813 का चार्टर एक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट है। चार्टर एक्ट नंबर 1833, मतलब ये 1833 वाला चार्टर एक्ट है। और रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि पहला रेगुलेशन था पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था का। तो इसमें आप बताएं। और इसका जो राइट आंसर है वो इसका डी वाला हो जाएगा, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें बहुत सारे प्रावधान किए जाते हैं और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है जिसके कि मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे रहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत कर सकता है यानी जारी कर सकता है, तो ये शक्ति उसे कौन सा अधिनियम दिया। तो अंग्रेजों के समय के अधिनियम दिए हुए हैं, जैसे कि भारत सरकार अधिनियम है 1919 वाला, जैसे कि माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम है 1935 का, जो कि बहुत लंबा था। और 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम है मर्लेमेंटो रिफॉर्म। और अंत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो कि विभाजन के उद्देश्य से आया था। तो बताइए कि राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति यानी ऑर्डिनेंस इश्यू करने की जो पावर है वो कहाँ से मिलती। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका हो जाएगा 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसी के माध्यम से। ये 1935 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, इससे बहुत सारे प्रावधान किए गए थे और इसमें खुद ही बहुत सारे अनुच्छेद थे और हमारे संविधान में यथावत इसमें से अधिकतर को लिया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य, माफ कीजिए, स्थायी अध्यक्ष कौन थे।
यहाँ पर जो स्थायी अध्यक्ष हैं उनका नाम आपको बताना है। तो BR अम्बेडकर का नाम दिया है, इसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और नॉन ऑफ दीज भी दे रखा है। तो इसमें आप देखकर बताएं। और क्वेश्चन नंबर 8 इसका क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सी वाले को चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया, आप देखिए ज्योग्राफी का है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? ये स्वेज नहर जो है ये किसको जोड़ने का काम करती है? तो 2 सागरों को ये जोड़ती है। कौन सा होगा, ब्लैक सी और रेड सी होगा, या फिर ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी होगा, या फिर रेड सी और भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी होगा, या इसमें से कोई नहीं? तो 9th क्वेश्चन का भी सी वाला ही सही होना चाहिए। लाल सागर और भूमध्य सागर को ये जोड़ने का काम करती है। बीच में से ये आने जाने का रास्ता उपलब्ध हो गया है, नहीं तो बहुत लंबा रूट तय करना पड़ता था यात्रियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। मुंबई जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा। तो मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर आपको नहीं गुजरना पड़ेगा? अब ये ज्योग्राफिकल मैप अगर आप जानते हैं, रूट जानते हैं, तो तभी इसको सही तरीके से आप कर पाएंगे। तो इसमें आप देखें जगह का नाम दिया है, अलेक्जेंड्रिया है, पोर्ट सईद है, स्वेज है और कोई नहीं है। तो इसमें आप देखकर बताएं मुंबई से आपको कहाँ जाना है कि स्वेज नहर से आप नहीं गुजरेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसका सी वाला हो जाएगा, स्वेज। ठीक है, इसके सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 को आप देखें। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश यानी जो अरोरा बोरियालिस कही जाती है, ध्रुव ज्योति के बारे में आपने सुना है ना, रंग बिरंगी इंद्रधनुषी छटा बिखरी रहती है आसमान में। तो उत्तर ध्रुवीय प्रकाश जो है इसको अरोरा बोरियालिस कहा जाता है, और जो दक्षिण ध्रुव पर ऐसा ही प्रकाश दिखाई देता है उसको अरोरा ऑस्ट्रियालिस कहा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे ये बताया गया है कि वायुमंडल की कौन सी परत, अब ये बता दिया गया आपको कि इसके पीछे वायुमंडल जिम्मेदार है, और वायुमंडल में बहुत सारी परतें होती हैं। तो वायुमंडल की कौन सी परत इसके लिए उत्तरदायी होती है कि ऐसी घटना हमें दिखाई देती है? तो ये हमारा क्षोभ मंडल होता है जो कि सबसे नीचे है, ट्रोपोस्फियर, या फिर आयन मंडल होता है, या बहिर्मंडल होता है, या फिर तापमंडल होता है, थर्मोस्फियर की बात हो रही है। इसमें आप देखकर बताएं। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, आयन मंडल, जहाँ पे चार्ज पार्टिकल होते हैं, और उसी की वजह से ये जो इंद्रधनुषी छटा है वो हमें देखने के लिए मिलती है सूर्य के प्रकाश की। तो आयन मंडल इसका सही जवाब होगा, इसे हमने चुना। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है, और वहाँ पर मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो संपन्न होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 को देखिए। पृथ्वी पर सबसे उच्च तापमान, और उच्च नहीं बल्कि उच्चतम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? तो वहीं पर रिकॉर्ड किया जाएगा जहाँ सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक मात्रा में और वर्ष में सर्वाधिक समय प्राप्त होता है। ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होना ही बड़ी बात नहीं है, वो तो उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी कुछ समय ऐसा होता है जिस समय सूर्य का प्रकाश हमें ज़्यादा मिलता है। लेकिन कुछ जगहें पृथ्वी पर ऐसी हैं, कुछ ऐसे अक्षांश होते हैं जहाँ पे ये पूरे वर्ष भर सर्वाधिक होता है। तो बताइए ये कौन सा है? 10 डिग्री अक्षांश पे प्राप्त होता है, या 20 डिग्री अक्षांश पे प्राप्त होता है, या भूमध्य रेखा पर मिलता है कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे? इसमें जो विकल्प है वो आसान है, आप आराम से पकड़ सकते हैं। और इसका जो सही जवाब है वो भूमध्य रेखा होगा। ठीक है, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, यहाँ सूर्य का प्रकाश पूरे वर्ष भर लगभग बराबर मात्रा में और अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ की जो जलवायु है वो पौधों के लिए बहुत ही अनुकूल होती है, यहाँ विकास की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, यहाँ जो उष्णता है और नमी की मात्रा है उससे दैत्याकार वृक्ष उत्पन्न होते हैं। तो कुल मिलाकर ये इक्वेटर है। इसके बाद आगे चलते हैं। अक्षांश के हिसाब से पूछा गया था। प्रश्न संख्या 13 में कहा गया कि 14-15 अगस्त, मतलब 14 अगस्त और 15 अगस्त कुल मिलाकर मध्य रात्रि का जो 1947 का समय था, केंद्रीय असेंबली में जनगण मन और इकबाल का जो गीत था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये किसने गाया था, किसके द्वारा इसे गाया गया था? तारीख दी हुई है और ये मौका बताया गया है। तो मीराबेन के द्वारा गाया गया था, या सुचेता कृपलानी, या फिर सुब्बुलक्ष्मी, या फिर रामेश्वरी नेहरू? आप बताएं इसमें से कौन सी महिला के द्वारा इसे गाया गया था? प्रश्न संख्या ये 13वां पूछा जा रहा है आपसे, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, MS सुब्बुलक्ष्मी, और हम सी वाले को चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपने देखा प्रश्न संख्या 14 में कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस, इसका गठन हुआ था, कब गठन हुआ था वो तारीख आपको बतानी है। तो यहाँ तारीखें दे रखी हैं, 24 है, 25 है, सब 1900 वाले सत्र में चल रहे हैं। तो 1924 है, 1925 है, 1926 है और 1927 है। आप देखकर बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? 1927, और इसका जो डी वाला विकल्प है उसे हम चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये दिसंबर 1927 की बात है। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था। ठीक है, मतलब इसमें जो एग्रीमेंट था उसका ये पूरी तरह से यथावत जैसा था वैसे ही पक्षधर था। कौन था? हैदराबाद रियासत थी, या जम्मू कश्मीर के महाराज थे, या जूनागढ़ रियासत थी, या मैसूर का साम्राज्य था? आप देखकर बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हैदराबाद होगा।
ठीक है, इसे हमने देखा और हैदराबाद को चुन लिया। इसके बाद अब हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पूछा गया है कि कौन सा विलोम युग्म जो है वो अशुद्ध है। अब इसमें देखकर बताइए। यहाँ जय पराजय दिया है, जय मतलब होता है जीत, पराजय मतलब हार। छली का निश्चल दिया है और छुटकारे का बंधन दिया है, चैनी का बेचैनी दिया है। अब इसमें आपको देखकर बताना है कौन सा गलत है। तो विलोम युग्म में अशुद्धि आपको ढूंढनी थी और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी वाला हो जाएगा, क्योंकि चैनी का बेचैनी नहीं होता है, चैन का बेचैन होता है। ठीक है, यहाँ जो बेचैनी शब्द है वो तो ठीक है, लेकिन चैन शब्द ही शुद्ध होता है, चैनी नहीं होता है। वर्तनी शुद्धि भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। विलोम युग्म कौन सा अशुद्ध है पूछा जा रहा है। तो दाह्य का अदाह्य दे रखा है और बाकी दक्षता का अदक्षता है, चोरी छिपे का डंके की चोट पर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा गलत है ये आपसे पूछ रहा है। तो जितने दिए हैं वो सब सही हैं। ठीक है, इसमें जितने हैं वो सभी सही हैं। दाह्य का अदाह्य होता है, आप अ उपसर्ग लगा के इसमें काम चला सकते हैं। दक्षता का अदक्षता होता है और चोरी छिपे का क्या होता है, डंके की चोट पे, मुहावरे के हिसाब से, और इसीलिए इसका डी वाला हो जाएगा। इसमें कोई भी गलत नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं, तीसरा वाला। विलोम युग्म कौन सा अशुद्ध है ये आपको बताना है। तो जागरण का निद्रा होता है, जगा हुआ और सोया हुआ। सुषुप्ति का निंदा होता है, ऐसा दिया हुआ है। और चाहा का अनचाहा होता है, चिंत्य का अचिंत्य होता है। अब देखकर बताइए गलत कौन सा है। तो गलत इसका सुषुप्ति का निद्रा होता है। ठीक है, माफ कीजिए, सुसुप्ति का जागरण होता है। निंदा कोई शब्द नहीं है इसके लिए। निंदा मतलब क्या होता है, बुराई करना, आलोचना करना। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुनते हैं। ये विलोम जो है ये आपस में सही नहीं। अगले को देखते हैं। पूछा गया है कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है। तो तर्क संगत का तर्क असम्मत लिखा हुआ है, ये शब्द आप देखिएगा। तृप्ति का तृष्णा होता है, ऐसा दिया है। दिवा का रात्रि होता है, दिवा मतलब दिन, रात्रि मतलब रात, और उपर्युक्त में से कोई भी गलत नहीं है। यहाँ अशुद्ध पूछ रहा है ना, तो कोई भी गलत नहीं है ऐसा कहा जा रहा है डी वाले में। बताइए कि इसका कौन सा गलत है। तो तर्क संगत का तर्क असम्मत दिया हुआ है, ये वाला जो विलोम दिया है ना ये गलत है इसमें, और इसी को हम यहाँ पर चुनते हैं। ठीक है, इसका बल्ब भी जला लीजिए। तर्क संगत का क्या होता है, अतर्क संगत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो गलत है। तो तद्वत का अतद्वत दिया हुआ है, यहाँ आप उपसर्ग लगा के विलोम बनाते हैं उस आधार पे। तालीम याफ्ता का दिया हुआ है जाहिर। ठीक है, जाहिर शब्द को ध्यान से देखिएगा। दक्ष का अदक्ष दिया है और दलित का अदलित दिया है। अब इसमें आपको बताना क्या है कि गलत कौन सा है, गलत की तलाश करनी है और जरा देखकर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो इसमें हो जाएगा तालीम याफ्ता का जाहिर। तालीम याफ्ता का जाहिल होता है, न कि जाहिर। जाहिर मतलब तो प्रत्यक्ष तौर पे, जाहिल मतलब मूर्ख या जो अनपढ़ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। और 6वें में आपसे पूछा गया कि अशुद्ध कौन सा है जरा बताइएगा। तो ढीले का लचर होता है, ऐसा दिया है जोड़ा विलोम युग्मों का। इसके अलावा जीवित का मृत होता है, तो सही बात है। जड़ता का चैतन्य होता है और द्रुत का मंथर होता है। द्रुत मतलब होता है तेज, मंथर मतलब धीरे धीरे। अब बताइए गलत कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। और ये जो 6 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। ढीला और लचर दोनों का शाब्दिक अर्थ लगभग एक जैसा होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों का अर्थ एकदम समान होता है, लेकिन कुछ हद तक समान होता है। तो इसमें जो ए वाला ऑप्शन है वो समानार्थी हो जाएगा, न कि विलोम, बाकी ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 को देखिए। नारियल का तत्सम, तद्भव तत्सम आएगा। तो नारियल का तत्सम क्या होता है भाई। नारियल जो है वो एक तद्भव शब्द है, इसका संस्कृत रूप क्या होगा, नारिखेल होगा कि नारिकेल होगा कि नारिकेली होगा कि नारिकेली होगा। ध्यान से शब्दों को देखिएगा। नारियल का तत्सम आपसे पूछा जा रहा है और ये है प्रश्न संख्या 7। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, नारिकेल होता है, नारिकेली नहीं होता है। ये ज़्यादा शुद्ध करने के चक्कर में भी गड़बड़ नहीं करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा, नारिकेल होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। धान का तत्सम क्या होता है जरा बताइए। यहाँ देखें, धन होता है, धान्य होता है, ध्वनि होता है कि नख होता है। तो वैसे अगर हम देखें तो पैडी यानी धान जो है वो एक अनाज है और पूरे अनाज के वर्ग को ही हम धान्य कहते हैं। ठीक है, जो आप कहते हैं ना टोटल फूड ग्रेन, यानी कुल जो धान्य है, धन और धान्य से संपन्न आपने सुना होगा। तो धान्य मतलब अनाज होता है। अब यहाँ पे धान जो है वो उसी का तद्भव है। तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। धान नहीं, असल में धान्य होता है। बाकी धान से निकलने वाला, ये जो धान हमारा पैडी है उससे निकलने वाला जो पदार्थ होता है, चावल हम लोग बोलते हैं, तो उसे कहा जाता है ओदन। तो यहाँ पर हम बी वाले को चुनते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखिए। प्रणाली का तद्भव शब्द क्या है, यहाँ तत्सम दे रखा है, आपसे इसका तद्भव पूछा जा रहा है। तो बताइए परनाली होगा, पोखर होगा, पोथी होगा या फिर पगहा होगा। पगहा मतलब जिसमें वो बैल बछिया बांधे जाते हैं। अब इसमें आप देखकर बताइए। तो परनाली होगा, ठीक है।
प्रणाली, प्रणाल, ये असल में नाले के लिए भी इस्तेमाल होने वाला शब्द है। एक तो प्रणाली मतलब वो विधि से तात्पर्य होता है कि इस प्रणाली से कार्य करो तो सफल हो जाओगे। दूसरा प्रणाली जो है वो परनाली का भी, परनाला और परनाली जो कि घर से बाहर गंदे पानी की निकासी का नाला होता है उसको कहा जाता है। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि तत्सम शब्द इसमें से पहचानिए कौन सा है, यानी बाकी जो है वो तद्भव है। तो प्रग्रह दिया है, पतला दिया है और पगहा दिया है और पहर दिया है। अब इसमें आप देखकर बताइए। तो ए वाला ही सही है, जिसमें कि ज़्यादा बोलने में आपको क्लिष्टता उत्पन्न हो रही है, यानी शब्द जो है वो बोलने में थोड़ा जबान टेढ़ी करनी पड़ रही है। ऐसे शब्द ज़्यादातर तत्सम होते हैं, उसमें कठिन शब्दों का और कठिन मात्राओं का इस्तेमाल किया जाता है। ये पहचानने की ट्रिक है, तो इसका ए वाला हो जाएगा। थोड़ा सा आप प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करके भी बहुत सारे प्रश्नों को सही कर सकते हैं। इसके बाद 11वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे तत्सम पूछा जा रहा है। आज हम विलोम और तत्सम पे ही अभ्यास कर रहे थे। तो देखिए, अभी आगे वाले जो क्विज के आपको वीडियोस मिलेंगे ना, उसमें गद्यांश अवबोधन वाले भी कुछ प्रश्न मिलेंगे और विधिवत जितने भी सिलेबस के पार्ट हैं उन्हें हम कवर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और क्विज वाला ग्रुप आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल 11वें नंबर के प्रश्न में आपसे तत्सम पूछा जा रहा है। परछाई, पाक और पकवान दिया है, साथ में पत्रिका दिया है। तत्सम कौन सा है? 3 तो इसमें तद्भव दे रखे हैं, तो करेक्ट आंसर इसका डी ही होगा। पत्रिका जो दिया है ना, ये एकमात्र इसमें तत्सम है, बाकी जितने हैं वो क्या है? तद्भव है। परछाई भी, पाख भी, और पाख का क्या होगा? पक्ष होगा। पाख मतलब पंख होता है, पंख भी शुद्ध नहीं है, वो अर्ध तत्सम हो गया। तो बाकी पक्ष। और पकवान नहीं, जो पकवान लिखा हुआ है इसको कैसे लिखेंगे? पकवान लिखेंगे, मतलब लास्ट में अन्न वाला जो आधा न और पूरा न रहता है वो हो जाएगा। फिलहाल पत्रिका इसका तत्सम। इसके बाद आगे चलते हैं। 12वें नंबर के क्वेश्चन में फिर से आपसे तद्भव पूछ लिया गया है। तो यहाँ जो विकल्प दिए हैं ध्यान से देखिएगा। पुतला दिया है, पिंड दिया है, पिटक दिया है और पूर्ण दिया है। तो पिटक शब्द जो है वो पाली भाषा का है, वो हिंदी का ही नहीं है, तो तद्भव तत्सम उसमें आता नहीं। संस्कृत और पाली में बड़ा विरोधाभास है कि कौन पहले जन्मा, पाली और प्राकृत भाषाओं का पहले जन्म हुआ या संस्कृत का पहले जन्म हुआ। इसमें ये बहस का विषय है, तो उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। तो पिटक इसमें हो नहीं सकता। पिटक मतलब होता है पिटारा। और बाकी पुतला देख रहे हैं आप, पिंड देख रहे हैं, पूर्ण देख रहे हैं, तो पिंड और पूर्ण जो है वो पहले से ही तत्सम है। तो बचता क्या है इसमें? 12वें में पुतला। ठीक है, पुतला जो है वो आपका क्या है? तद्भव शब्द है। इसके बाद देखिए 13वें नंबर के क्वेश्चन को, अशुद्ध वर्तनी कौन सी? अब वर्तनी दोष भी पूछा जाता है। तो देखिए, एहसास, इसकी वर्तनी गलत लिखी है या सही? देखिएगा। अमृत सही लिखा है कि नहीं? आंशिक और आरोग्य। अब इसमें आप देखकर बताइए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ना, एहसास, ये जो लिखा है ना, एहसास गलत लिखा है, एहसास होता है। फिलहाल इसको चुन लेते हैं, बत्ती जला लीजिए, एहसास होता है। इसके बाद 14वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। दिमाग की बत्ती जलाते रहते हैं साथ में। 14वें नंबर के प्रश्न में फिर से आपसे गलत पूछ रहा है कि गलत कौन सा लिखा है, जरा चुनिए। मतलब ये है कि 3 सही लिखे हैं, तो उनको भी ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, अय्याश लिखा है, कैसे लिखा है ध्यान से देखिएगा। आकंठ लिखा है, अर्गला लिखा है। अर्गला मतलब समझ रहे हैं? सिटकनी, दरवाजे पर जो चढ़ा के दरवाजे को बंद किया जाता है। और अभिराम लिखा है। अब इसमें आप देखकर बताएं गलत कौन सा है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है, अय्याश जो लिखा है ना, वो गलत लिखा है, लिखने का तरीका गलत है। कैसे होगा? अय्याश होता है, अय्याश होता है, ध्यान से देखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस क्विज का देख लेते हैं। और पूछा गया है कि अशुद्ध वर्तनी किसकी है भाई, जरा बताइए। तो अशुद्ध वर्तनी किसकी है? अभ्यारण्य लिखा हुआ है, आपातकाल लिखा है, आइंदा लिखा है और आकर्षक लिखा है। देखकर बताइएगा। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो सारे सही दिखाई देते हैं, लेकिन और ध्यान से देखें तो इसका जो ए वाला है वो गलत है। अभयारण्य नहीं शब्द होता है, अभयारण्य होता है। ठीक है, अभयारण्य होता है जहाँ पे जो जीव जंतु है वो अभय होकर, निर्भय होकर विचरण कर सके। ठीक है, शब्द का अर्थ जब आप निकालेंगे तो आपको मालूम होगा कि अच्छा, इस शब्द की वर्तनी सही है और इसकी गलत है। तो यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है। और ऐसे ही अच्छे प्रश्नों से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ आप लाभान्वित होंगे। फिलहाल इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।